एक रैपिड फायर राउंड में छोटा सा आपसे खेलूंगा। मैं आपको एक नेताजी का नाम बताऊंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है? तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव देखो हमारे लिए एक शब्द में वाजपेयी जी। अच्छा, नाइन्थ फेल। नाइन फेल। बस बात खत्म हो गई। पुष्पम प्रिया। आई डू नॉट नो। अच्छा, आप जानते ही नहीं। खैर, पुष्पम प्रिया जी ने बड़े अखबार में छपवाया था कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार है प्लूरल्स पार्टी की। तेज प्रताप यादव जी। वो तो नौटंकी है। अच्छा। चिराग पासवान जी। भावी मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों को सही उम्र पे सही फैसले लेने चाहिए। सम्राट चौधरी जी। वो भी राजनीति का भविष्य हैं। उनके फादर शकुनी चौधरी हमारे साथ थे जनता दल में, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। 80 करोड़ लोगों को कौन मुफ्त राशन की व्यवस्था की है? किसने भोजन की व्यवस्था की है? स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था ये मंत्रालय कोरोना के दौरान में। तो ये उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने मोदी जी को कन्विंस किया कि इस तरह की स्कीम लगानी चाहिए जिनसे गरीब गुरबा कम से कम खाना खा के सो जाए, और मोदी जी ने उस बात को माना। क्या सही में आज की तारीख में एक पॉलिटिकल मैनेजर सही में सीजन पॉलिटिशियन बन गए हैं, चुनाव जीतने का मादा रखते हैं वो? देखिए प्रशांत की जहाँ तक सवाल है, बड़ा साफ कहता हूँ, पैसे से चुनाव नहीं जीत सकते, और नीतीश बाबू ही हमारे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दो चीज़ें तय हैं। बीजेपी ने भी कहा है, चिराग बाबू ने भी कहा, बाकी घटक दलों ने भी कहा है। 1970 और 1980 का दशक जब हम याद करते हैं तो हमको भारतीय राजनीति की ऐसी पृष्ठभूमि याद आती है जहां पर बड़े बड़े नेताओं ने जनता दल का सारथी बनकर अपने पॉलिटिकल करियर को एक तरह से रफ्तार देने का काम किया था। बड़े आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों से बड़े बड़े नेता निकल कर आए थे, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी। और आपको जब मैंने बातें बताई तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ, मैं बिहार चुनाव की आपके सामने बात करने जा रहा हूँ। और जब मैंने आपसे 1980 का जिक्र किया तो एक बात और निकल के आई कि मेरे साथ आज जो महानुभाव जो शख्स बैठे हैं वो है रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसके राष्ट्र प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जी। ए.के. वाजपेयी जी का पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय दूंगा। वाजपेयी जी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एलजेपी के हैं, नेशनल स्पोक पर्सन राष्ट्र प्रवक्ता पे हैं, और अक्सर शाम को आप इनको शानदार तीखी तड़कती भड़कती बहस में चर्चा का हिस्सा बनते देख सकते हैं। वाजपेयी जी ने 1980 से लेके अब तक लगातार रामविलास पासवान जी के कंधों को मजबूत करने का काम किया है, और अब वो चिराग पासवान जी के साथ पार्टी को मजबूती से कार्य करने का काम कर रहे हैं। वाजपेयी जी, सर्वप्रथम तो आपने अपना हमें कीमती समय दिया, उसका मैं बहुत बहुत उपकृत हूँ। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी जी, मैंने अपने इंट्रो में कहा बिहार चुनाव के बारे में, मैंने 70 से 80 की दशक की बात करी, मैंने कहा बड़े बड़े नेता लालू जी की बात करी, नीतीश जी की बात करी। बिहार में चुनाव होने वाला है, बड़ी सरगर्मी है। चिराग जी बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, कहा जा रहा है कि इस बार एलजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। मैं सीधा मुद्दे पे आपके सामने आऊँगा। अभी हाल में रैली होती है, रैली में खुल के अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, 243 सीट पे उम्मीदवार उतारूंगा। देखिए बिहार के चुनाव जहाँ तक है ना, हम 1990 से देख रहे हैं बिहार के चुनाव, और उस वक़्त आपको शायद जानकारी होगी कि बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ करते थे, और जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे तो बूथ लूट लिया जाया करते थे। और ख़ास तौर से ये दलित गांव जो हैं, या हमारे समाज के पिछड़े लोगों के गांव हैं, उसमें उनको कह दिया लठैतों ने, जाइए जाइए आपका वोट डाल दिया, और वोट डाल दिया करते थे। तो क्या वो ज़माना था और क्या आज ईवीएम का ज़माना है? आप जाइए शान से, आपके वोट डलेगा, वोट की पर्ची भी निकलेगी, तो बदलाव तो बहुत आया है। अब आइए आप बिहार पे, अब जो आने वाले चुनाव हैं, देखिए बिहार के चुनाव में सबसे पहले बिहार के जो पुराने लोग हैं, चाहे नए बच्चे हैं, सबके दिमाग में एक खौफ घुसा रहता है, हाय जंगल राज, हाय जंगल राज। वो लालू का जो 15 साल का शासन था वो बिहार वालों ने भूला नहीं है आज तक। हाँ, उसमें बदलाव जरूर आया। नीतीश कुमार की जब से 15, 16, 17, 18 साल से सरकार है, तब से बिहार कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मुझे याद है कि बिहार में जाने के लिए सड़कें गांव तक नहीं हुआ करती थी। अब शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां सड़कें ना हो, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां बिजली ना हो, शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पे पानी जो है जल के थ्रू ना आ रहा हो। तो ये बहुत बड़ा विकास हुआ है बिहार में, और नीतीश बाबू की सबसे बड़ी जो सफलता रही है, और रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी नीतीश बाबू से शायद 2-3 साल बड़े ही हैं राजनीति में, उनकी भी ये मान्यता रही है
कि उनके कुर्ते पे भ्रष्टाचार का एक जरा सा छींटा इतने बड़े लंबे करियर में नहीं पड़ा। और मुझे ये कहने में भी कोई ऐतराज़ नहीं है कि नीतीश बाबू ने भी अपने आप को बचा के रखा हुआ है। सर मैं आपसे एक बात और करूंगा, आपने कहा नीतीश जी ने अपने आप को बचा के रखा हुआ है और मैंने कहा चिराग जी ने चुनाव अकेले लड़ने की बात करी, आपने काफ़ी अच्छी पृष्ठभूमि बनाई। जब मैं पिछला चुनाव देखता हूं 2020 का, चिराग जी अकेले चुनाव लड़ते हैं, वो बार बार कहते हैं कि नीतीश जी ने वो काम नहीं किया, और आज आपकी पार्टी के स्टैंड है कि नीतीश जी ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। तो इतना समांतर क्यों नहीं हो पाती? देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल पार्टीज जब अलायंस में होती हैं तो अलायंस की कंपल्शंस हैं, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। जब चिराग जी ने चुनाव लड़ा तो उस वक़्त अगर हमको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाएगा, या जिन सीटों पर हमारा हक है या जिन पे हमारा दावा है या हम ये दावा करते थे कि हम जीत जाएंगे, वो भी सीट हमको नहीं दी जाएंगी, या हमारी पार्टी का कद छोटा करने का काम किया जाएगा, तो हमारा क्या फ़र्ज रह जाता है? देखिए, हमने किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था, 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और हमने अपनी पार्टी के झंडे पे, अपनी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा और इस विश्वास के साथ लड़ा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। तो यही नेता का फ़र्ज होता है कि अपने कैडर को, अपनी पार्टी को हमेशा बुलंदी पे ले जाके रखे। और जहाँ तक अब इस चुनाव की बात है, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया हम लोगों ने कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्लीज़ उसको दुरुस्त कर लें। हाँ, हुआ क्या है कि बिहार स्टेट की जो बॉडी होती है उसने एक प्रस्ताव जरूर पास करके हमारे पास भेजा है, सेंटर के पास, कि भाई हमको पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहिए। अब वो पार्लियामेंट्री बोर्ड, हम उसके सदस्य हैं, जब हमारे सामने डिस्कशन होगा और चिराग बाबू की अपनी व्यक्तिगत राय क्या है जो पार्टी राय से बड़ी नहीं हो सकती, उस वक्त फैसला किया जाएगा तो आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन आज की डेट में हम एनडीए का हिस्सा हैं और एनडीए के हिस्से के नाते हम लोगों ने ये तय किया है कि 2025 और 225 सीटें हमने जीतनी हैं। और ये आज नहीं तय किया, 6 महीने पहले तय किया था। और उसी के चलते एनडीए की जो पांचों घटक पार्टियां हैं वो कंबाइन मीटिंगें करी उन्होंने हर हेडक्वार्टर पे जाके, और रैलियां करी। अब सेकंड फेज़ में हम लोग अकेले अकेले रैली कर रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो बिहार, आपने कहा ताकत दिखाने का काम कर रहे हैं और आपने कहा 225 सीटें इस बार एनडीए खाते में आने जा रही हैं। जब 225 सीटें मैंने सुनी तो मुझे राहुल जी भी याद आ गए, तेजस्वी जी भी याद आ गए, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर असल में बिहार में किसी के साथ अपेक्षाएं उनकी पूरी नहीं करी जा रही, जिनको उपेक्षित रखा जा रहा है, वो वहाँ के वंचित, दलित, शोषित लोग हैं और उनको कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। चुनाव हम लड़ेंगे मजबूती से, सरकार हम बनाएंगे, 225 सीटें आपकी नहीं आएंगी, उनका ऐसा मानना है। देखिए वो कहते रहे, वो अपना कहें, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन हमने अपना टारगेट फिक्स किया है। और जहाँ तक सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो ना, आप माफ़ करना, कांग्रेस ने कभी इतने 60-70 साल रही सरकार में और बिहार में भी बहुत रही, जातिगत सर्वे या जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? है कोई जवाब इनके पास? दूसरा एक और उदाहरण देता हूँ आपको, SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने, एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट किया सुप्रीम कोर्ट ने। रामविलास पासवान जी थे, फ़ौरन भाग के मोदी जी के पास गए और मोदी जी को समझाया कि ये इस हित में नहीं है। मोदी जी ने क्या काम किया? सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पार्लियामेंट के कानून से बदलने का काम किया। तो ये तस्वीर होती है, कौन एक्चुअल काम कर रहा है, कौन सबके विकास की बात कर रहा है, सबके प्रयास की बात कर रहा है और निचले आदमी की सोच रहा है, उसके लिए पॉलिसीज़ लागू करा रहा है। और ये डिजिटल इंडिया में क्या हुआ? गरीब आदमी के सीधे एक बटन दबाया, पैसा चला गया। 80 करोड़ लोगों को कौन मुफ्त राशन की व्यवस्था की है? किसने भोजन की व्यवस्था किया? स्वर्गीय रामविलास पासवान के पास था ये मंत्रालय कोरोना के दौरान में। तो ये उन्होंने इसका उद्घाटन किया, उन्होंने मोदी जी को कन्विंस किया कि इस तरह की स्कीम लगानी चाहिए जिनसे गरीब गुरबा कम से कम खाना खा के तो सो जाए, और मोदी जी ने उस बात को माना। आज उससे कितने लाभान्वित लोग हैं। तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि 11 साल में सेंटर ने क्या किया और 15 साल 17 साल में नीतीश बाबू की सरकार ने क्या किया बिहार में। बिहार आज दूसरे नंबर पे आने वाला है राज्य, GDP सबसे ज़्यादा है बिहार की। बिहार का बजट मुझे याद है लालू के टाइम में 68,000 था, अब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा पहुंच गया है। तो मतलब हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रही है। प्रयासों में कमी नहीं है, नीयत में कमी नहीं है, नेता में कमी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आप समाजवाद की बात करोगे तो माफ़ करना है, ये राहुल गांधी को समाजवाद की क्या परिभाषा पता है?
इनको क्या पता वो झोपड़ी वाला जो बच्चा है जो पैदा हुआ वो स्कूल कैसे जाएगा, कैसे नदी तर के जाएगा, या उसको स्कूल में क्या मिलेगा। चुनाव में सर वो संविधान की किताब लेके खूब, वो तो देखिए वो तो उनका फ़ोटो एपिक चलता रहता है, उससे नहीं है, लेकिन ये कहने में हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। उन राहुल गांधी के कंडक्ट से देखिए, हर चीज़ पे डाउट करते। उनको किसी ने कह दिया आप विरोध में हो तो विरोध करते रहो। अभी पूछ रहे कितने जहाज गिराए हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर में। ये क्या ये मतलब मैच्योर लोगों का काम है। आप एलओपी हैं, आप कह रहे हो विदेश मंत्री गद्दार है, आप कह रहे हो विदेश मंत्री ने मुखबरी। मतलब मैं कितने एग्जाम्पल दूँ। हिंडनबर्ग का कोई मामला चला बाहर की कंट्री में और यहाँ आके पीछे पड़ गए कि जी पार्लियामेंट में करो, और क्या निकला उसमें से। तो मेरा मकसद है ये, देखिए ये सरकार, वर्तमान सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है, समाज के हर वर्ग के लिए सोचती है और उसके लिए काम लागू कर रही है। और चिराग बाबू का जहाँ तक है, ये नहीं कह रहा कि मैं तारीफ़ करने की बात कर रहा हूँ, चिराग बाबू बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। जब पहली बार एमपी बने तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं हर फ्राइडे को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाऊंगा और मंडे को वापस आऊंगा दिल्ली। तो तब से लगातार बेनागा उन्होंने ये रूटीन रखा और उसी का नतीजा आज तीसरी बार एमपी बने। बिहार के लिए उन्होंने बिहार का एक रोड मैप तैयार किया, बिहार फर्स्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट बनाया। चुनाव में नारा भी था। यस, वो इस बार भी है कि हम बिहार को कैसे और आगे ले जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि कोटा में, राजस्थान में एक हब है एजुकेशन का, आपको तो मालूम ही है। वहाँ जो कोचिंग सेंटर है उसके मालिक भी बिहारी, बच्चे पढ़ने वाले बिहारी, टीचर भी बिहारी। तो उन्होंने कहा ये यहाँ पटना में क्यों नहीं हो सकता। तो मतलब विजन है, काम करने की क्षमता है, काम करने की नीयत है, तो ये सब चीज़ों का समावेश होगा। तो चिराग बाबू का भविष्य बहुत सुरक्षित है और चिराग बाबू के साथ साथ बिहार की जनता और बिहार का स्टेटस बहुत आगे जाने वाला, आप ये मान के चलिए। आपने चिराग पासवान जी को लेकर कहा कि उनका भविष्य उज्जवल है और बिहार की जनता कहीं ना कहीं उन पर विश्वास दिखाने का काम करती है। राहुल गांधी का जिक्र आपने किया, तेजस्वी जी का मैंने आपसे सवाल पूछा, लेकिन जब मैं पन्नों को पलटता हूं तो वहां पर मुझे दो नेता और नज़र आते हैं। एक आती हैं पुष्पम प्रिया जी, और अभी हाल में जो पॉलिटिकल मैनेजर पहले हुआ करते थे जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी, बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल रहे हैं, मुखर होकर विरोध कर रहे हैं एनडीए का, चिराग जी के खिलाफ भी बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं। आप ज़मीन पे भी रहते हैं, आप टीवी स्टूडियो में जाते हैं, आपको इस बारे में बेहतर पता होगा कि आखिर मार्केट में ज़मीन पे क्या प्रिवेल कर रहा है। क्या सही में आज की तारीख में एक पॉलिटिकल मैनेजर सही में सीजन पॉलिटिशियन बन गए हैं, चुनाव जीतने का मादा रखते हैं वो? देखिए प्रशांत की जहाँ तक सवाल है, बड़ा साफ कहता हूँ, पैसे से चुनाव नहीं जीत सकते। नंबर 1, समाज सेवा का विजन अलग है, समाज के लिए काम करने का तरीका दूसरा है। प्रशांत बाबू पैसे लुटा रहे हैं, मुझे पर्सनल जानकारी है, महीने के 4-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और उनके जितने भी वर्कर हैं वो सब पेड एम्प्लॉई हैं। तो माफ़ करना, पेड एम्प्लॉई से राजनीति नहीं होती, उनके बारे में मेरी बड़ी धारणा क्लियर है। हाँ, उन मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो सीईओ कंपनी की तरह से मैनेज चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लीडर चाहिए। ममता बनर्जी को चुनाव जितवाया मैनेजमेंट से, नीतीश को जिताया मैनेजमेंट से, वो बात अलग है। लेकिन नेता होना ज़रूरी है और नेता का विजन होना ज़रूरी है, तो वो चिराग पासवान में नज़र आता है हमको। यानी आपके कहने का तात्पर्य चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री पद के अगले दावेदार होंगे? क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हर पार्टी के वर्कर का सपना होना चाहिए कि उसका नेता सबसे शीर्ष की पोस्ट पे पहुंचे। और देखिए ये दौर जो है ये अलायंस का दौर है, किसके नंबर कितने आएंगे उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने साथ साथ ये भी डिक्लेयर किया हुआ है कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नंबर 1, और नीतीश बाबू ही हमारे अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये 2 चीज़ें तय हैं। बीजेपी ने भी कहा है, चिराग बाबू ने भी कहा, बाकी घटक दलों ने भी कहा है। लेकिन ख्वाहिश तो अपनी जगह है, हम भी चाहते हैं कि हमारे चिराग बाबू मुख्यमंत्री बने, क्यों ना बने, कोई ऐसी कौन सी कमी है उसमें जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन नंबर गेम है, अलायंस है पार्टियों का, आपस में सलाह मशवरा होकर बनेगा और साथ में डिक्लेरेशन भी है। एक सर मैं सवाल आपसे और करूंगा, आपने कहा कि हर कार्यकर्ता की मांग होती है कहीं ना कहीं बने और नंबर्स का खेल भी है। ये ऐसा देश है जहाँ पर 1 सीट वाला भी मुख्यमंत्री बनता है, ज़्यादा सीट वाला भी बनता है, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब आपको सीटें अल्प मिल रही हैं, भाजपा एक बड़ी तादाद में है, जेडीयू बड़ी तादाद में है, क्या सही में नीतीश जी चिराग जी को एज अ मुख्यमंत्री पद के लिए एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि अंदर खाने खबर ये भी है कि जी हम जानते हैं चीज़ों को,
देखो, नीतीश बाबू भी, रामविलास पासवान जी, लालू यादव, मुलायम सिंह, ये समाजवादी परिवार के लोग थे और इनमें आपस में बड़ा प्रेम भी है और आज भी है और संस्कारी लोग हैं, हमें कहने में कोई एतराज़ नहीं है। तो नीतीश बाबू को कोई एतराज़ किसी चीज़ का होगा नहीं। अगर उनका बच्चा, चिराग उनके बच्चे की तरह है, अगर बच्चा आगे आता है तो उन्हें क्या दिक्कत है उसमें, लेकिन वो सिचुएशन अभी नहीं है। जब तक पिताश्री बैठे हुए हैं तब तक वो करें, राज रहे मुख्यमंत्री, कहाँ दिक्कत है। चिराग को काम करना है, वो काम पे फोकस उन्होंने किया हुआ है, वो काम कर रहे हैं और बिहार को आगे लाने के लिए लगे हुए हैं। आपने परिवार की बात करी तो मुझे परिवार से दो चीज़ें और याद आ गई। पहले परिवार, पासवान परिवार भी एक हुआ करता, तभी विभाजन हो गया। वो व्यक्तिगत बात है, किसी की व्यक्तिगत चीज़ में हम नहीं जाएंगे, राजनीति अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में चीज़ें आती हैं, चुनाव में खुलकर बयानबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं अभी चीज़ें यूनिटी नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं परिवार में अभी भी एकता को, यूनिटी को लाने की कोशिश हो रही नहीं हो रही कि आगे चल के सही में चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आगे किया जाए और चाचा भतीजे सारे भाई मिलकर अग्रसर हो जाएं। नहीं, सवाल भाई का नहीं है या परिवार का नहीं है, सवाल जनता का है। जनता किसको मानती है, जनता किसको चुनती है, जनता किस पार्टी को कितनी सीटें देती है, उस पर ये डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, ये सब उस पर गणित पे निर्भर करता है। तो वो अभी डिस्कस करने का समय है नहीं। अभी तो चुनाव में जुट जाना है और सीटें जीत के एनडीए के लिए 225 लेके आनी है, उस पर हम लगे हुए हैं लोग। वाजपेयी जी, पूरी तरह से आप मुझे लग रहे हैं आश्वस्त कि इस बार 225 सीटें आ रही हैं और आरजेडी और कांग्रेस का कुछ लगता है सुपड़ा ही साफ होने वाला है, कुछ है ही नहीं। जरा सा एग्जाम्पल लेना हरियाणा का, कैसे बवंडर मचा दिया कांग्रेस ने, ये हो गया जी, मुख्यमंत्री बन गया, ये हो गया, और क्या निकला। जनता क्या करेगी किसी को नहीं, लेकिन हमारा विश्वास है, विश्वास काम की वजह से है, विश्वास नेता की वजह से है कि बिहार में हम 225 सीटें लेने, और अपना वर्कर है, वहाँ से रिपोर्ट हमको आती है। जब हम रैली करते हैं, जब हम वर्कर से बात करते हैं, चिराग की रैलियों में आप देखिए ना कितनी भीड़ पब्लिक आती है। किस लिए आती है? सुनने के लिए आती है, देखने के लिए आती है, विचार जानने के लिए आती है, और उनको उम्मीद है कि चिराग बाबू भावी मुख्यमंत्री हैं। तो अगर जनता चालेगी तो कौन रोक लेगा उसको। मैं आपसे दो सवाल करूंगा और आपका फिर मैं यहाँ पर, आप व्यस्त भी हैं, आपको और भी जगह जाना है। एक सवाल मैं करूंगा, आपने भावी मुख्यमंत्री हैं, आपने युवा होने के नाते का लोग उनको सुनने आते हैं। अब मैं आपसे कहूँगा कि एक रैपिड फायर राउंड में छोटा सा आपसे खेलूंगा। मैं आपको एक नेताजी का नाम बताऊंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है? और मुझे पता है चिराग जी के लिए बारे में आप मुख्यमंत्री बोलेंगे या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो मैं एक सवाल आपसे करूंगा, एक शब्द लूंगा, नेता का नाम लूंगा, वो बिहार के भी हो सकते हैं, आपको उनका पर्सनैलिटी के बारे में एक बारे में बताना है, ठीक है? पहला नाम तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव, देखो हमारे लिए एक शब्द है वाजपेयी जी। अच्छा, नाइन्थ फेल, बस बात खत्म हो गई। पुष्पम प्रिया, आई डू नॉट नो। अच्छा, आप जानते ही नहीं। खैर, पुष्पम प्रिया जी ने बड़े अखबार में छपवाया था कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार है प्लूरल्स पार्टी की। तेज प्रताप यादव जी, वो तो नौटंकी है। अच्छा। चिराग पासवान जी, भावी मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों को सही उम्र पे सही फैसले लेने चाहिए। सम्राट चौधरी जी, वो भी राजनीति का भविष्य हैं। उनके फादर शकुनी चौधरी हमारे साथ थे जनता दल में, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। चलिए, ये मेरे साथ वाजपेयी जी थे। बड़ा मुखर होकर उन्होंने बात करी। हम लोगों ने लास्ट में रैपिड फायर राउंड भी खेला और बड़ा साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम भाई पार्टी कार्यकर्ता हैं और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की एक डिमांड है कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जी को बिल्कुल भी गुरेज नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार पहले एक साथ ही था, बाद में निकल के हमने पार्टियों को बनाने का काम किया। वाजपेयी जी, आपने हमें बहुत अपना कीमती समय दिया, बहुत मुखर होकर बोला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।